Crazy fans subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में हूँ हया खान, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चले द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं जो कि हमारे गेस्ट हैं स्टूडियोज में। मैं हूँ आरजे हया खान और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ीशान अली। आपको सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं। आप MBBS PB FCPS ऑर्थोपैडिक DHQ हॉस्पिटल बिम्बर रोड गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन डी के हवाले से बात करेंगे और विटामिन डी के हवाले से अगर हम लिसनर्स को थोड़े से आसान अल्फाज में बता सकें कि विटामिन डी की जिस्म में क्या अहमियत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल। विटामिन डी जैसे कि ऑल विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह विटामिन डी भी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। इसके मल्टीपल जो है ना रोल्स हैं बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल विटामिन डी प्ले करता है बॉडी में वो ये है कि ये हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में इंटेस्टाइन से, जिससे कि हमारी बोन ग्रोथ और बोन स्ट्रेंथ वो जो होती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम की डेपोजिशन से। और उसके बाद ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है विटामिन डी का। इसके अलावा भी विटामिन डी के काफी रोल्स हैं जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे मसल हेल्थ और कार्डियक दिल की जो हेल्थ है उसके अलावा इसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ओवरऑल भी हेल्दी जो लाइफ और जो हमारा मूड और कंसंट्रेशन और जो मेमोरी होती है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, उसमें भी इसका रोल होता है। और एट द एंड विटामिन डी का स्किन में भी है, इसको स्किन को ये ग्लो करने और स्किन की इम्प्रूवमेंट में भी रोल प्ले करता है। तो इस तरह विटामिन डी जो है वो बहुत जरूरी है। इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं और इसकी कमी की वजह से काफी ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सही। सर जैसे कि आपने कहा विटामिन डी की कमी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो विटामिन डी की कमी की वजह से जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है बोन के हवाले से और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के हवाले से, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो वहां पे होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बोन वीक हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि आमतौर पर हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए। और बच्चों में क्या होता है कि बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कम होना शुरू हो जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती, हाइट नहीं ज्यादा बढ़ती, ठीक है, बोन्स वीक होती हैं। और ओल्ड एज में ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाती है, बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि ये होता है कि वो इजीली प्रोन टू हो जाते हैं फ्रैक्चर्स के, कि मतलब इजीली बोन जो है ना वो फ्रैक्चर हो सकती है, टूट सकती है, माइनर ट्रॉमा से भी बोन टूट सकती है। तो सबसे ज्यादा तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से ये जो है ना अफेक्ट होता है। इसके अलावा भी जो विटामिन डी की कमी की वजह से जो बच्चे होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनमें वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें मतलब इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से मल्टीपल उनको बार बार इन्फेक्शन हो सकती हैं, उनको जो है ना गले की इन्फेक्शन, चेस्ट की इन्फेक्शन, ये दूसरी इन्फेक्शन इम्यूनिटी कम होने की वजह से। और ओवरऑल जो हेल्थ है वो कम्प्रोमाइज होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। सर विटामिन डी की कमी की अलामात क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि जो है हमें विटामिन डी की कमी हो चुकी है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जब विटामिन डी की कमी हो तो उसमें इसके कोई ऐसा प्रॉपर जिस तरह किसी बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं टिपिकल वो नहीं होते, लेकिन ये है कि पेशेंट जो है ना वो ओवरऑल फटीग्ड होता है, मतलब वो थका हुआ महसूस करता है खुद को, कि अक्सर वो थका रहेगा, या वो बॉडी पेन्स महसूस करेगा, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में उसको दर्द होगी,
ज्यादा वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है, इजी फटीगेबिलिटी होती है उसमें, और क्योंकि बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल्स जो है वो प्रॉपर उस तरह से फोर्स नहीं कर सकते, तो जिससे ये होता है कि जो पेशेंट है वो खुद को वीक और थका हुआ और मतलब इस तरह महसूस करता है, ओवरऑल जो है ना वो खुद को डाउन महसूस करता है। इसके अलावा इसके मूड पे भी इफेक्ट होते हैं, और उससे मरीज जो है वो ये भी कहता है कि वो चीजों में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या उसका फॉर एग्जांपल काम करने को दिल नहीं करता, मतलब जैसे काहल, ये सुस्त हो जाता है बंदा। तो ये मतलब टिपिकल सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये शो करता है कि सामान जो है ना वो मे बी सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी जो है ना डेफिशिएंसी। सही। सर ये भी बताइएगा कि विटामिन डी की जो कमी है ये पाकिस्तान में इतनी ज्यादा आम क्यों है? जी, क्वेश्चन बिल्कुल ये पाकिस्तान में इसलिए है कि क्योंकि हमारा जो है ना ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे एक तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है, और जिसकी वजह से कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है ना वो पूरी कर सकें अपनी या अपने बच्चों की। और दूसरी वजह ये है कि जो चीजें हैं भी इस यहाँ पे वो मोस्टली जो है ना वो मिलावट होती है, उनमें इम्प्योर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो इसका सोर्स होता है वो कैल्शियम वगैरह का दूध ही होता है, ठीक है, जी तो दूध आपको पता है पाकिस्तान में वैसे भी जो है ना वो प्योर मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है। जी सर। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, न्यूट्रिशन ना होने की वजह से एक ये वजह है। दूसरा ये है कि हमारा जो कल्चर है ना वो अब चेंज हो गया है। पहले जो है ना वो ऐसे होता था कि सेहन होते थे घरों में, जो देहाती कल्चर होता था जी वहां पे, क्योंकि विटामिन डी जो है ना वो उसका एक सोर्स जो है ना वो स्किन है। सनलाइट के एक्सपोजर से जो स्किन में है वो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो खास तौर पे शहरों में जो इंडोर जहाँ पे ज्यादा होता है, सन का एक्सपोजर नहीं होता बच्चों में, बूढ़ों में, तो उनमें विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको नॉन न्यूट्रिशन से प्रॉपर मिलता है, और जो स्किन है वहां से भी प्रॉपर जो है वो नहीं जनरेट हो रहा ना विटामिन डी। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से कि विटामिन डी की कमी जो है ना वो हम अब जो है ना अब जो आके वो ज्यादा फेस कर रहे हैं हमारी नेशन में। सही। सर आपने कहा है कि दो मेन सोर्स हैं, एक तो आपकी न्यूट्रिशन और दूसरा सनलाइट। इसके बारे में अगर न्यूट्रिशन के हवाले से हम बात करें तो क्या आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है या कौन सी ऐसी डाइट है जिससे हमें विटामिन डी हासिल हो सकती है या इसकी कमी नहीं होती है? अच्छा, इसमें जो है ना सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है ना जो रिच सोर्स है विटामिन डी का वो है फिश। जी फिश यूज करनी चाहिए, जैसे कि आजकल ये सर्दियां हैं, वैसे भी शौक होता है लोगों को फिश खाने का, तो फिश जो है ना वो रिच सोर्स है विटामिन डी का, फिश यूज करें। अंडे की जो जर्दी होती है, एग जी योक, वो भी उसमें भी विटामिन डी काफी ज्यादा होता है, तो विटामिन डी के लिए वो भी यूज कर सकते हैं, वो ले सही। सकते हैं। इसके अलावा और भी ग़िज़ाएं होती हैं जिसमें कॉड लिवर ऑयल होता है, मशरूम्स वगैरह होते हैं, कैन फिश, तो वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मिल्क में, योगर्ट में, हर ग़िज़ा में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये वो प्रोमिनेंट जो है ना चीजें हैं जिसको यूज करने से आपको जो है ना वो जिसमें ज्यादा विटामिन डी होता है। और दूसरा सोर्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि अब जैसे कि सर्दियां हैं, तो वैसे भी लोगों को धूप में बैठना जो है ना वो, इसमें ये होता है बच्चे हैं तो बच्चों को वो सनलाइट में उनके जो बाजू हैं टांगे एक्सपोज करके, ताकि वो सन का एक्सपोजर उनपे हो, तो विटामिन डी बने, एक ये। और सन एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है, वो मॉर्निंग और इवनिंग की जब इतनी ज्यादा तेज धूप नहीं होती, वो वाले सनलाइट जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है स्किन के जरिए। तो बाकी ये मैंने बता दी है, फैटी फिश ले सकते हैं, कोई भी फिश जो है ना वो रिच सोर्स है, ये एग योक जो है वो रिच सोर्स है, मशरूम्स जो है वो रिच सोर्स है विटामिन डी का।
सही। अच्छा सर, क्या औरतों में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, और अगर हाँ तो क्या ये जो कमर दर्द है या बार बार बीमार हो जाना या और भी बहुत सी बीमारियां हैं विटामिन डी की वजह से खासतौर पर ख्वातीन के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं? जी जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हमारी जो खवातीन हैं वो तो मोस्ट लाइकली, मतलब बहुत ज्यादा prone है इस चीज की डेफिशिएंसी के लिए। उसकी वजह ये होती है कि एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अंडर नरिश्ड होती हैं, मेल नरिश्ड होती हैं। दूसरा ये होता है कि उन्होंने एक वो आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसी और उसके बाद फीडिंग साइकिल से गुजरना होता है, तो ये उनकी बॉडी पे लॉस होता है ना सारे न्यूट्रिएंट्स का, इसका, तो इसकी वजह से वो ज्यादा सफर करती हैं इसके में, और फीमेल्स ज्यादा प्रोन होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए। तो उसमें उनमें तो ज्यादा जरूरी है, मतलब इट इज रिकमेंडेड के जरूर लेना चाहिए विटामिन डी के लिए उनको, जो है ना, बल्कि सप्लीमेंट्स भी ऐड करने चाहिए, क्योंकि हमारी फीमेल्स जो हैं वो इन वजूहात की वजह से बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं उसके लिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा है कि ख़वातीन को ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, और इसके अलावा अगर हम बच्चों की तरफ आते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो विटामिन डी बच्चों की हड्डियों के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन क्या उनकी ये जहनी नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? इससे आपकी जहनी नशोनुमा भी लिंक्ड है? जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विटामिन डी के मल्टीपल रोल्स हैं, ये मुख्तलिफ अफेक्ट करता है बॉडी में, और बच्चों में तो इसके खास तौर पर बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि बच्चों ने ग्रो करना होता है, डेवलप करना होता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होनी होती है, उनकी बॉडी की डेवलपमेंट होनी होती है, तो उसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ, अब सबसे ज्यादा इफेक्ट इसकी जो कमी का आता है वो तो फोर्स बोन्स पे आता है। एक जो डिजीज होती है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, जिसमें कि बच्चों की हड्डियां जो है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, और जो है ना ग्रोथ जो है ना वो स्टंटेड हो जाती है, मतलब बच्चे जो है वो ग्रो नहीं कर पाते प्रॉपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब बॉडी में हर चीज इंटरलिंक्ड होती है ना, ऐसे नहीं होता कि कोई चीज मतलब अलहदा से काम कर रही है, कोई सिस्टम अलहदा से काम कर रहा है, तो हर चीज इंटरलिंक्ड है। तो जैसे ये स्केलेटल सिस्टम हमारा प्रॉपर मेच्योर नहीं होगा, तो बच्चे का मेंटल सिस्टम भी उस तरह से मेच्योर नहीं होगा। अक्सर हमारे जो है ना वो आती है हमारे पास कि हमारे बच्चे की उम्र जो है वो इधर यहाँ डीएचक्यू में भी के 7 साल का बच्चा हो गया, 8 साल का बच्चा हो गया, और देखने में लगता है अभी 3 साल का, 4 साल का, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा, उसकी हाइट नहीं ग्रो कर रही। और बताते हैं कि वो जो है ना क्लास, मतलब स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा बच्चा, जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो मोस्ट लाइकली इसके रीजन जो पीछे होती है वो यही निकलती है कि विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी होती है। और ये हमने कभी टेस्ट भी किया है, क्योंकि एक्सरे में, और जब हम टेस्ट करवाते हैं ब्लड में विटामिन डी लेवल्स का, तो अक्सर पेशेंट्स में विटामिन डी लेवल्स की कमी ही आती है। तो यस, इट कुड बी द मेन रीजन जिसकी वजह से जो है ना हमारे जो बच्चे हैं वो सफर करते हैं इसकी वजह से, मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों तरह से। तो सर, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है वो विटामिन डी का शिकार है, उसकी कमी का? हाँ, रफली आप बिल्कुल, आप रफली कह सकते हैं उसको। अब हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स तो उस तरह से नहीं रिसर्च बेस्ड, लेकिन हाँ रिसर्च भी रफली हम ये कह सकते हैं। हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो जो है ना सफर कर रहा है, उसको थकावट, जिस्म दर्द और हर टाइम फटीग में रहना, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। और उसकी वजूहात जो है वो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान में या इन एरियाज में अंडर रिसोर्सेज और स्ट्रेस ज्यादा होती है, और जो है ना जो हमारी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं होती, जो मिलती है वो भी प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि उसमें भी मिलावट और ये सारी चीजें काफी ज्यादा होती हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि हमारे जो नेशन है उसमें हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो सफर कर रहा है, किसी न किसी हवाले से वो माइल नरिश्ड है। विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी बिल्कुल हो सकती है।
सर क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे अभी हमने बच्चों के हवाले से भी बात की है, और बच्चे जो होते हैं, मतलब अगर अक्सर देखा गया है कि अक्सर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो छोटे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज में उनका बार बार बीमार होना, क्या बच्चों में भी ये विटामिन डी की कमी की ही अलामत होती है? जी बिल्कुल, उसमें ये है ना कि जैसे मैंने पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले कि विटामिन डी जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जी जो जी। हमारा जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा मुदाफाती निज़ाम होता है, जिसके जरिए हमारी बॉडी जो है वो बाहर के ऑर्गेनिजम्स और बीमारियों से लड़ती है। जी जी। वो सिस्टम हमारा विटामिन डी जो है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। उस सिस्टम को ना उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिससे कि बॉडी ने बाहर के बैक्टीरियाज, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करना होता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बिल्कुल हमारी बच्चों की खास तौर पे, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो उस तरह से उनके बॉडी में वो ताकत, वो मुदाफाती निजाम नहीं होता कि वो ऑर्गेनिज्म का मुकाबला कर सकें। इसीलिए बच्चे जो हैं वो प्रोन होते हैं मल्टीपल इन्फेक्शंस के, जिसमें मोस्ट कॉमन लेग इन्फेक्शन आए दिन जो है वो बच्चों के गले खराब हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन होती है, गट की इन्फेक्शन होती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो बिल्कुल बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, इम्यून सिस्टम पुअर होने की वजह से मल्टीपल इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और विटामिन डी जो है अगर वो प्रॉपर पूरा हो तो बच्चों की इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। सर क्या ये सप्लीमेंट्स का जो इस्तेमाल है इससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, बल्कि बाहर एनएचएस जो है, जो इंग्लैंड का अदारा है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वो रिकमेंड करते हैं कि बच्चों में 1 से 4 साल आपके बच्चों में आपने रेगुलरली सप्लीमेंट्स देने हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने हैं, क्योंकि वहां पे तो वैसे भी सनलाइट का एक्सपोजर इतना नहीं होता। तो वो तो रिकमेंड करते हैं कि 1 से 4 साल के बच्चों में आप डेली सप्लीमेंट्स दें, और बाकी भी बड़ों को भी और बच्चों को भी, खास तौर पे विंटर और ये जो ऑटम का सीजन होता है जिसमें सन जो है एक्सपोजर कम हो जाता है, सनलाइट इतनी नहीं आती जैसे आजकल का जो मौसम है, तो इसमें खास तौर पे जरूर लेना चाहिए कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जरूर 100% होनी चाहिए। और इससे ये अगर ये रेगुलरली ली जाए तो बिल्कुल इससे जो कमी है विटामिन डी की वो बहुत अच्छी पूरी हो जाती है, और अगर कोई मसला भी हो तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं। कुछ ही हफ्तों में पेशेंट खुद को काफी एनर्जेटिक और काफी मतलब अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यह है कि इसको फिर कंटिन्यू भी रखना होता है। ये नहीं कि बस आपने कुछ दिनों के लिए लिया और बस कुछ महीनों के लिए यूज किया और उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया। उसको फिर आपने कंटिन्यूली जो है ना वो जारी रखना होता है, ऑन एंड ऑफ उसको लेना होता है। तो दिस इज अ मस्ट, जरूर लेनी चाहिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, खास तौर पे बच्चों को, फीमेल्स को और ओल्ड एज पॉपुलेशन को, जिन्होंने ज्यादातर घर में रहना होता है और जिनका सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है। बाकियों के लिए भी है, लेकिन इन लोगों के लिए स्पेशली रिकमेंडेड है कि ये विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जरूर करें। सही। और सर अगर ये सिम्टम्स अगर किसी एक इंडिविजुअल में है तो क्या वो विटामिन डी की सप्लीमेंट्स जो है वो विदाउट टेस्ट ले सकती हैं या ले सकते हैं, और क्या डोजेस होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर तो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एनएचएस में बाहर जो हमारे यूके या इस तरह के वो टेस्ट के बगैर ही रिकमेंड करते हैं कि इन एज ग्रुप्स में जरूर सप्लीमेंटेशन करनी है, क्योंकि दिस पॉपुलेशन इज प्रोन टू डेफिशिएंसी। ये पॉपुलेशन जो होती है जिसमें बच्चे बड़े, इनमें डेफिशिएंसी होनी ही होनी होती है। तो वो कहते हैं कि जरूर सप्लीमेंटेशन लें। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप पहले टेस्ट करवाएं और फिर सप्लीमेंटेशन लें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। टेस्ट के बगैर भी ले सकते हैं, और बल्कि जरूर लेनी चाहिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन। सर अगर आप गाइड कर दें कि किस तरीके से सप्लीमेंट्स एक एल्डर जो है एक बच्चे के अलावा बच्चों में भी डोजेस का बता दें किस तरीके से होती हैं और अडल्ट्स में भी।
अच्छा, इसमें जो है ना मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है विटामिन डी की, जिसमें 5000 इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है। ये एक उसके लिए स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है। इसमें यह है कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 2 और 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक जो इसकी जो है ना पैकिंग अवेलेबल होती है। दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है ये, कैप्सूल और जेल कैप्सूल की फॉर्म में भी और इंजेक्शन की फॉर्म में भी। तो डिपेंडिंग अपॉन डेफिशिएंसी के कितनी कमी है, कितनी अलामात हैं या कितना मसला है, उस हिसाब से आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने डोजिंग में कितना वक्फा रखना है, उस हिसाब से भी आप डोज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि हम डेली पेशेंट को देना है, तो आप डेली पेशेंट को विटामिन डी कैप्सूल अवेलेबल है, 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स उसकी डोज है, वो आप डेली लेते रहे। ठीक है, उससे ये है कि डे टू डे उसकी जो कमी है वो पूरी होती रहेगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का इंजेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो वो आप बच्चों में 2 वीकली या मंथली दे सकते हैं। एक मंथ के लिए 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का इंजेक्शन दे दिया, अगले महीने एक और दे दिया। ठीक है, तो इस तरह एक दफा ही सारी डोज चली जाती है। और इंजेक्शन भी जो है वो जरूरी नहीं कि आप उनको इंजेक्ट करें, वो ओरल भी लिया जा सकता है। आप इंजेक्शन को तोड़ के ओरल भी ले सकते हैं, वो गट से भी अब्जॉर्ब हो सकता है। तो हर तरह की कंसंट्रेशन जो है ना वो अवेलेबल है। वो जब डॉक्टर, और बेहतर ये है कि डॉक्टर को दिखा के उससे रिकमेंड करवा के, ताकि वो हर पेशेंट को देख के उसके हिसाब से उसकी डोज एडजस्ट करके वो उसको दे। ये नहीं कि खुद ही शुरू कर लें, एक दफा डॉक्टर से डोज रिकमेंड करवा लें और फिर उस डोज के हिसाब से अपना वो सप्लीमेंटेशन जारी रखें। और सर अगर कोई सप्लीमेंट्स जो है इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद वो टेस्ट करवा के चेक करवाना चाहता है, क्योंकि मे भी ये डोज ओवर ना हो जाए, ओवरडोज ना हो जाए, तो ये कितना आपको कितना वक्फा रखना पड़ता है उस चेकअप के लिए, उस टेस्ट के लिए? क्या वो ज़रूरी है कि आपको थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ता है टेस्ट के लिए, या आप फौरन करवा सकते हैं सप्लीमेंट्स ख़त्म होने के बाद? सप्लीमेंट्स के फौरन बाद तो करवाने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिशिएंसी इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होती। ये ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स इंप्रूव होती है। इसमें 4-5 महीने जो है ना वो लगते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को रिकवर होने में, उस कमी को पूरा करने में। तो अगर आपने करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर एक दफा टेस्ट करवाया है उसमें कमी आई है और आपने सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप कम से कम 5 से 6 माह फिर वो सप्लीमेंटेशन लें। उसके बाद भी 6 माह के बाद आप टेस्ट रिपीट करवाएं और फिर उसमें देखें कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है टेस्ट में, फिर आपको कुछ जो है ना फायदा होगा। इससे पहले टेस्ट करवाने का कोई इतना खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिशिएंसी ही शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए 5 से 6 माह की जो है ना वो लें। उसके बाद फिर टेस्ट अगर वो करवाना चाहता है कोई, तो कोर्स वो अवेलेबल है, किसी भी लैब से हो सकता है, तो वो करवा सकते हैं। सही। और सर विटामिन डी की अगर कमी है तो क्या वो नेचुरली जो खुराक है उसको खा के पूरी हो सकती है, या आपको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है फिर अगर एक दफा कमी हो जाए? ये है कि अगर एक दफा विटामिन डी की कमी हो गई तो उसमें फिर सिर्फ डाइट से उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल है जी। फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। अगर एक दफा डेफिशिएंसी आ गई है तो फिर सप्लीमेंटेशन मस्ट है, फिर आपको जरूर लेने चाहिए। हाँ, अगर आपका विटामिन डी लेवल्स मेंटेन है, कम नहीं है, तो फिर आप डाइट के जरिए उसको मेंटेन रख सकते हैं। अपनी डाइट विटामिन डी लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, उसकी कमी नहीं होगी अगर आप अच्छी प्रॉपर डाइट लेते हैं, फिश लेते हैं या एग योक लेते हैं। लेकिन अगर एक दफा कमी हो गई है तो फिर सप्लीमेंट्स मस्ट है, जरूर लेने चाहिए। फिर सिर्फ डाइट से जो है ना वो नहीं हो सकेगी, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकेगी। सही है। अच्छा सर, इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे, कोई अगर मेरे से क्वेश्चन मिस हो गया है तो? इसके सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही कहूंगा कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जो है ना वो इजीली अवेलेबल है, चीप है, इतनी महंगी भी नहीं है। आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं हम। जो बच्चों को 50 या 100 रुपीज दे देते हैं, अब ये आम वो जो होते हैं उसमें वेस्ट करने के लिए, तो उसकी जगह पे अगर थोड़ा सा इस जगह पे वो करके पेरेंट्स खास तौर पे मैं ये उनको ये मैसेज दूंगा कि वो बच्चों के लिए जरूर इस चीज पे फोकस करें
और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जरूर करें। हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल अक्सर मेल नरिश्ड हैं, उनमें विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है और मल्टीविटामिन की कमी है। तो पेरेंट्स जो हैं वो खुद की सप्लीमेंटेशन करें। अपने जो हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसमें भी दें और बच्चों में जरूर जो है इसकी सप्लीमेंटेशन जरूरी है, जरूर करनी चाहिए। इवन इफ उनको लगता है कि बच्चे जो हैं वो ठीक हैं, उनमें इतना नहीं है, फिर भी ओकेजनली जो है वो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जो है वो कर देनी चाहिए। इससे पहले कि डेफिशिएंसी हो, सिम्टम्स आए या मसला होना शुरू हो, आप उससे पहले ही इसको प्रिवेंट कर लें। और यही ओल्ड एज में भी रिकमेंडेशन है कि ओल्ड एज में कोई मसला होने से पहले, मतलब आपको लग रहा है कि जी कोई मसला नहीं है, ठीक है, और जब मसला हो गया फिर शुरू करने का फायदा इतना नहीं होगा। उससे पहले उसको प्रिवेंट करने के लिए ही आप विटामिन डी जो है वो स्टार्ट कर दें और वो जरूर लें। जी। और सर ये भी साथ में बता दें कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो बैठ के बस लैपटॉप या मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये होता है कि हमारा जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया ना, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स और मसल्स का, आपको भी आइडिया ही होगा कि ये अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि ये जितना ज्यादा यूज होगा, इसके ऊपर जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगी, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो जब हम जिम में जाते हैं ना, जिम में, तो जिम में हम जितना ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे उतने मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बिल्कुल ये सिस्टम ऐसा बनाया है ना। तो इसी तरह बोन्स के ऊपर जितनी ज्यादा स्ट्रेस आएगी, जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी, जितना भागे दौड़ेंगे, उतनी ज्यादा बोन्स स्ट्रांग होंगी। अगर हम लेटे रहेंगे, बिस्तर पे बैठे रहेंगे, बोन्स को काम ही नहीं करना पड़ रहा बस वो, तो बोन्स वीक होती रहेंगी। जी सर। ये हाथ जो हमारे जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स जो बाहर जाते हैं, उनको ये मसला बहुत ज्यादा होता है। जब वो नीचे वापस आते हैं तो उनके मसल्स और बोन्स बहुत वीक हो गए होते हैं, क्योंकि उन पे स्ट्रेस नहीं पड़ रही होती, जो कि जमीन पे ग्रेविटी की वजह से स्ट्रेस होती है। तो यही प्रिंसिपल है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को आजकल के दौर में खुद भी इन्वॉल्व हों, ठीक है, वीकली या वीकेंड्स पे पार्क्स में लेके जाएं, खुद भी फिजिकल एक्टिविटी में उनके साथ इन्वॉल्व हो और उनको भी इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि बच्चों को फोन पकड़ा दिया और उनको खुद भी फोन पकड़ के एक साइड पे बैठ के। तो ये तो बिल्कुल अनहेल्दी है बच्चों की आईसाइट के लिए, बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए और वैसे भी फिजिकल ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच सर। और डॉक्टर ज़ीशान अली, इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, जज़ाकल्लाह। और मैं ये मैसेज दूंगा कि जो है ना न्यूट्रिशन पे, फिजिकल एक्टिविटी पे जो है ना वो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि जो डिजीजेज हैं उनको होने से पहले ही प्रिवेंट किया जा सके। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी लिसनर्स, आपको बताते चलें द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स। स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा था। अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। Thanks for watching and subscribe to our channel.